सेकेंड पार्ट नोट करिएगा। सेकेंड पार्ट है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर the amount of air present in the cylinder when a vacuum pump removes each time when a vacuum pump removes when a vacuum pump removes each time 1/4 of their remaining gas in the cylinder. 1/4 of their remaining gas in the cylinder. वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जो सिचुएशन दे रखी है, क्या ये सिचुएशन एक एपी फॉर्म करेगी या नहीं करेगी, ये बताना है हमको। तो आप ये देखिए सिचुएशन में सबसे पहले क्या दे रखा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। तो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, जब मैं कभी एयर की बात करता हूँ या किसी गैस की बात करता हूँ, वो किसी सिलेंडर में अगर भरी जाती है तो इसका मतलब उसकी वॉल्यूम की बात करी जा रही है। समझ रहे हैं, वॉल्यूम की बात करी जा रही है। अब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वॉल्यूम की, वो मीटर क्यूब होती है। तो हम ये कहेंगे कि लेट इनिशियली, इसके सॉल्यूशन में हम ये कहेंगे लेट इनिशियली द एयर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, let initially the air present in the solution, in the cylinder, in the cylinder be capital V मीटर क्यूब। तो शुरुआत में मैंने ये मान लिया कि जो एयर है जो प्रेजेंट है सिलेंडर के अंदर, वो कितनी है, वो कैपिटल V मीटर क्यूब है। सबसे पहले हमने ये मान लिया। तो इसका मतलब ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया। मुझे क्या चाहिए होता है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तीन चार टर्म मिल जाए, और मैं ये देखूंगा कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, वो करके देखूंगा। अगर वैल्यू सेम आ गई तो मैं कह दूंगा कि हाँ ये हमारा एक एपी बन रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि मैंने माना कि इनिशियली मैंने मान लिया शुरुआत में जो सिलेंडर है उसके अंदर गैस कितनी थी, V मीटर क्यूब, ये मान लिया। उसके बाद वो कह रहे हैं व्हेन अ वैक्यूम पंप, तो ये वैक्यूम पंप सिलेंडर में लगा दिया जाता है। ईच टाइम इट रिमूव्स 1/4 ऑफ देयर रिमेनिंग गैस इन द सिलेंडर। तो शुरुआत में तो सिलेंडर में V मीटर क्यूब गैस मौजूद थी। तो इसका मतलब क्या है कि नाउ अ वैक्यूम पंप removes 1/4 of the remaining gas in the cylinder। तो सिलेंडर में शुरुआत में V मीटर क्यूब थी गैस, तो वैक्यूम पंप ने कितनी निकाल दी, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग गैस। तो गैस लेफ्ट इन द सिलेंडर, गैस लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो ध्यान से समझिएगा, शुरुआत में गैस कितनी थी, V थी। अब उसका 1/4 गैस वैक्यूम पंप ने बाहर निकाल दिया। तो बेटा V माइनस V/4, ये गैस कौन सी होगी, ये वो वाली गैस होगी जो सिलेंडर में बचेगी। सिलेंडर में शुरुआत में गैस कितनी थी, V, उसके बाद उसकी 1/4 हमने बाहर निकाल ली, तो बची कितनी, V माइनस V/4। तो V माइनस V/4 कितनी हो जाएगी, एलसीएम लीजिए, 4 × V कितना हो गया, 4V माइनस V/4, 4V माइनस V कितना हो गया, 3V/4 मीटर क्यूब। बेटा ये क्या हो गई, ये आ गई मेरी सेकंड टर्म। क्यों, क्योंकि सिचुएशन क्या है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। तो शुरुआत में सिलेंडर में V मीटर क्यूब एयर प्रेजेंट थी,
फिर एक वैक्यूम पंप ने V/4 यानी कि 1/4 गैस निकाल ली, तो बची कितनी उसके अंदर 3V/4, तो दो टर्म्स आ गई। तीसरी टर्म निकालिए, तीसरी टर्म आप निकालेंगे। नाउ अगेन द पंप removes 1/4 of the remaining gas in the cylinder। तो सिलेंडर में गैस कितनी बची यहाँ लिखेंगे, therefore gas left in the cylinder सिलेंडर में गैस कितनी बची हुई थी। अब इस केस में सिलेंडर में गैस मेरे पास कितनी थी, वो V वाला तो भूल जाओ, वो तो पुरानी बात हो गई। तो अब कितनी बची हुई थी, 3V/4। तो 3V/4 हमारे पास गैस बची हुई थी, इसकी 1/4 3V/4 की 1/4 गैस जो है वो रिमूव कर दी हमने, समझ गए। 3V/4 की 1/4 गैस हमने रिमूव कर दी। तो जरा देखिएगा, इसमें आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। इधर भी 3V/4 है, इधर भी 3V/4 है, कॉमन लो। 3V/4 कॉमन आ गया। जब इधर से 3V/4 कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, 1 माइनस 1/4। तो ये क्या हो गया, 3V/4 1 माइनस 1/4 क्या होता है, 3/4। मल्टीप्लाई करिए, 3 3 9V, 4 4 16, 9V/16 मीटर क्यूब। मैंने तीन टर्म्स निकाल ली ना। हमारे पास ये समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। गैस लेफ्ट इन द सिलेंडर, गैस लेफ्ट कैसे निकालेंगे, सिलेंडर में गैस बची कितनी, जितनी गैस है उसकी 1/4 निकाल ली पंप ने। तो सेकंड केस में हमारे पास 3V/4 बची थी, तो 3V/4 में से 1/4 ऑफ 3V/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बचेगा। मैंने देखा इधर भी 3V/4 है, इधर भी 3V/4 है, कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बचेगा, 1, यहाँ क्या बचेगा, 1/4। 1 माइनस 1/4 इज 3/4। तो 3V/4 इंटू 3/4 क्या हो गया, 9V/16 मीटर क्यूब, 9V/16 मीटर क्यूब। अच्छा जी, तो हमारे पास ये तीन अलग अलग केसेस आ गए। शुरुआत में कितनी थी, V मीटर क्यूब, फिर कितनी बची 3V/4 मीटर क्यूब, फिर कितनी बची 9V/16 मीटर क्यूब, ये बचा। तो हम ये कहेंगे क्लियरली फर्स्ट टर्म of this sequence, अभी AP नहीं बोलूँगा, अभी सीक्वेंस बोलूँगा, क्योंकि AP तो मुझे चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज V। बताइए जी, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म है 3V/4, ठीक, ये हो गया 3V/4। और थर्ड टर्म है 9V/16। तो V 3V/4 और 9V/16 ये हो गया। इसके बाद देखिएगा, मैं चेक करता हूँ A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कितनी है बेटा, 3V/4, और फर्स्ट टर्म कितनी है, V। तो 3V/4 माइनस V, तो क्या हो जाएगा, 3V माइनस 4V/4, ये हो गया माइनस V/4, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद निकालिए A3 माइनस A2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म इज 9V/16 एंड सेकेंड टर्म इज 3V/4। 3V/4 बताइए, 16 और 4 का एलसीएम बोलो भाई, 16, ये तो 9V हो गया, 4 4 16 एंड 4 3 12, ये 12V हो गया, ये आ गया माइनस 3V/16, डिवाइड भी नहीं हो रहा। तो हम कहेंगे सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, therefore the given sequence
इज नॉट एन एपी। ठीक है, तो ये गिवन सीक्वेंस हमारा एपी नहीं है। इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और पूछा जाता है एग्जाम में काफ़ी, इसलिए। हाँ जी, इसमें कंडीशन ये दे रखी है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स ईच टाइम 1/4 ऑफ देयर रिमेनिंग गैस इन द सिलेंडर। ठीक है, तो एक कंडीशन दे रखी है, आपको बस ये बताना है कि ये कंडीशन एपी फॉर्म करेगी या नहीं करेगी, बस ये बताना है। तो अब कंडीशन क्या है, एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, सिलेंडर में हवा कितनी बची हुई है। तो मैंने शुरुआत में मान लिया कि सिलेंडर में हवा कितनी थी, गैस कितनी थी, वी मीटर क्यूब। अब पहला केस शुरुआत में तो वी मीटर क्यूब थी, फिर उसके बाद हमने क्या करा कि उसकी 1/4 गैस रिमूव कर दी, 1/4 गैस रिमूव कर दी। तो किसकी, वी की, तो v माइनस v/4, तो v माइनस 1/4 ऑफ v, इसका मतलब v माइनस v/4, ये हो जाएगा 3v/4। तो ये हमारे पास ये कौन सी गैस है, ये वो वाली गैस है जो 1/4 रिमूव करने के बाद बची, अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, जो एयर उसमें बची। क्लियर है इतना। फिर सेकंड केस, अब इसके बाद फिर से हमने वैक्यूम पंप लगा दिया, फिर से 1/4 निकालेंगे। 1/4 किसकी निकालेंगे, जो उसके अंदर मौजूद है उसकी 1/4। तो भाई 3v/4 में से देख लो इधर, 3v/4 में से 1/4 ऑफ 3v/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, मूव कर दिया, नहीं समझे। तो इधर भी 3v/4, इधर भी 3v/4 कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 1/4 बचा, विच इज अगेन 3/4। तो 3v/4 इंटू 3/4 9v/16। तो तीन अलग अलग केसेस मेरे पास आ गए कि शुरुआत में इतनी गैस बची हुई थी एयर के, इतनी गैस बची थी सिलेंडर के अंदर, सेकंड केस में इतनी गैस बची हुई थी और थर्ड केस में इतनी गैस बची हुई थी। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, a2 माइनस a1 करा, a3 माइनस a2 करा, दोनों इक्वल नहीं आए, बस इतना ही बहुत है। सिंस वी आर नॉट गेटिंग अ कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, एपी नहीं है। ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, सोमिल, रिदम, सोमेन, विधि, आकाश, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, थर्ड पार्ट देखिएगा जरा इसका। थर्ड पार्ट एग्जाम्पलार का है। दिव्या डिपॉजिटेड ₹1000। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर पता है सबको, बताओ भाई। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर। सर देखो, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, इसमें सर प्रिंसिपल नहीं बढ़ता। सर देखो, जैसे लाइक इस साल मेरे को अपने अमाउंट पे 10 रुपये मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, है ना, फिर अपने अगले साल भी मेरा उस एक्स अमाउंट पे ही मिलेगा प्लस। ये क्या होता है, देखो ये क्या होता है, ये मैंने समझ लिया, ये क्या होता है, ये क्या बता रहे थे। देखो मैंने बैंक में पैसे जमा रखे हैं, एक्स अमाउंट, मैंने 100 रुपये जमा कर दिए, मैंने 100 रुपये जमा कर दिया, ठीक है। बैंक मेरे को इस महीने 10 रुपये देगा, 110, 110, ठीक है ना। हाँ, अब अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट लेकर चलूँ तो अगले महीने भी वो मुझे 100 के ऊपर 10 रुपये देगा, ठीक है, 10%, ठीक है। लेकिन अगर सुन लेना, सही बता रहे हैं। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लेकर चलूँ तो अगले महीने वो मुझे 110 का 10% देगा। बहुत बढ़िया। ये बेसिक डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि अगर मेरे पास 100 रुपये है और 100 रुपये मैंने अकाउंट में अपने डिपॉजिट करे हैं और मुझे इंटरेस्ट के तौर पर 10 रुपये मिल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इतना मिलता नहीं है। तो चलिए मान लेते हैं कि हमें 10 रुपये इंटरेस्ट मिल गया, तो मुझे पहले महीने 10 रुपये मिला, दूसरे महीने भी 10 रुपये मिला, तीसरे महीने भी 10 10 10 10 ही मिलता जाएगा। मतलब 100 का 10% है वो 10 रुपये, वो मिलता जाएगा। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हमारा 100 रुपये जमा था, 100 रुपये पे हमको 10 रुपये इंटरेस्ट मिला, तो अब मेरा टोटल अमाउंट कितना हो गया, 110। तो अगले महीने 110 का 10% मिलेगा, 110 का 10% मतलब 11 रुपये, 1 रुपये का फ़ायदा हो गया, ठीक है। और उसके अगले महीने क्या होगा, 110 प्लस 11 यानी कि 121 रुपीज़ का 10% मिलेगा, यानी कि कितना, 12 रुपये 10 पैसे। तो इस तरीके से आप ये समझिए कि हमको हर महीने इंटरेस्ट हमारा लगातार धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है। तो जब हम बैंक से लोन लेते हैं ना, तो हमको यही वाला इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि कोई अगर EMI पे कर रहा है तो फिर ये कहते हैं कि नहीं भाई EMI टाइम पर पे करो, क्योंकि इस महीने आपने अगर पे नहीं करी तो अगले महीने जो आपका इंटरेस्ट जुड़ा ना, वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़कर इंटरेस्ट और बढ़कर मिलता है, मतलब और बढ़कर आपको पे करना पड़ेगा। तो इसलिए टाइम पर EMI डिपॉजिट इसी वजह से करी जाती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा पे करना पड़ता है और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कम पे करना पड़ता है। तो बैंक हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट लेता है, लेकिन अगर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, हालांकि वो तो इंटरेस्ट लेते ही नहीं है,
लेकिन अगर फिर भी कोई इंटरेस्ट ले रहा है तो वो जनरली सिंपल इंटरेस्ट ही लेता है। चलिए जी आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट है दिव्या डिपॉजिटेड ₹1000। Divya deposited ₹1000 at compound interest at Divya deposited ₹1000 at compound interest at the rate of 10% per annum. At the rate of 10% P dot A का मतलब per annum, annually. The amount at the end of first year comma second year comma third year and so on ये बताना है कि ये जो अमाउंट है क्या ये एपी बना रहा है या नहीं बना रहा है। ठीक है, ऐसे ही समझ में आ रहा है कि एपी तो नहीं बनाएगा। अभी जो मैंने एक एग्जांपल लिया था 100 रुपये का, उसी पर समझ में आ गया कि एपी तो नहीं बना रहा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। हमको कम से कम 3 टर्म तो निकालनी पड़ेगी, A1 A2 और A3। तो वो बोल रहे हैं द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो शुरुआत जब हम करते हैं तो उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। जब हम शुरुआत में कोई पैसा डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर कितना पैसा हम डिपॉजिट कर रहे हैं, 1000 रुपये। 1000 रुपये एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, P is equal to 1%, sorry, P is equal to rupees 1000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम। ठीक है, तो अमाउंट इसका ना एक सीधा फॉर्मूला होता है, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, उसको मैं बोल दूंगा चलो A1। इसका फॉर्मूला होता है P इंटू 1 + R/100 की पावर n। याद है किसी को ये फॉर्मूला? 2 साल पहले करा होगा 8th क्लास में। 8th क्लास आपकी ऑनलाइन थी क्या? तो इसीलिए याद नहीं होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 + R/100 की होल पावर n। ठीक, तो P क्या है आपका प्रिंसिपल, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट और n नंबर ऑफ ईयर्स के आप कितने ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना चाह रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट। अमाउंट कैसे निकलता है, जो भी इंटरेस्ट निकला इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को जोड़ दो। जैसे मान लीजिए मैंने 100 रुपये दे दिए किसी को और मैंने ये कहा कि भाई मैंने कुछ परसेंटेज पर, तो भाई इतने परसेंट पर मैंने वो 100 रुपये किसी को उधार दे दिए। और वो मेरे को लौट आ रहा है और वो कहता है ये 100 रुपये तो आप पकड़ो अपना प्रिंसिपल अमाउंट और ये 10 रुपये आप पकड़ो अपना इंटरेस्ट। तो इसका मतलब उसने टोटल मुझे कितना दिया, 110 रुपये। तो जो वो 110 रुपये लौटाया है ना, दैट इज़ अमाउंट। अमाउंट कैसे निकला, प्रिंसिपल में जो इंटरेस्ट है उसको ऐड करके। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की एक अच्छी चीज़ ये होती है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट अमाउंट निकालने का मेरे पास फॉर्मूला होता है B इंटू 1 + R/100 की पावर n। सिंपल इंटरेस्ट आपको याद होगा और छोटी क्लासेस में करा था, वो होता है P इंटू R इंटू T/100, PRT/100। तो उसमें हम क्या करते थे, सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे, फिर प्रिंसिपल में उसको ऐड करते थे, तब जाकर अमाउंट निकलता था। समझ रहे हैं? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले इंटरेस्ट निकालो फिर प्रिंसिपल में ऐड करो, वो चक्कर नहीं है, सीधा अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है। और ये क्वेश्चन में भी वही पूछ रहे हैं, द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 + R/100 की पावर n। तो फर्स्ट ईयर यानी कि 1 साल के बाद n की वैल्यू 1 हो गई। P है 1000 प्लस R कितना है 10, तो 10/100 की पावर 1। 1000 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, अच्छा इसको काट दो, 1 + 1/10 हो गया बेटा, 11/10। 0 से 0 कैंसिल हो गया,
तो ये कितना आ गया ₹110 नहीं 1100 ₹1100। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म आ गया। अच्छा, उसके बाद अब मैं सेकंड टर्म निकालूंगा। तो सेकंड टर्म का मतलब क्या है? अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ये क्या हो गया? A2 A इंटू P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर 2। अब प्रिंसिपल कितना है? 1000। 1 प्लस 10/100 की पावर 2, ये 11/10 हो जाएगा सीधा। 11/10 का स्क्वायर 121/100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। ₹1210 1210। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये सेकंड टर्म आ गई। अब थर्ड टर्म निकालेंगे। अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। A3 is equal to P into 1 plus R/100 की होल पावर 3। तो A3 is equal to 1000 into 1 plus 10/100 की पावर 3। तो ये तो फिर वही हो जाएगा 11/10। 1000 into 11/10 का क्यूब। 11 का क्यूब बताएंगे क्या होता है? 1331 1331 और 10 का क्यूब 1000। 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया। तो A3 कितना आ गया? ₹1331। ये हो गया। अब आप क्या करेंगे? हाँ जी, पानी की बॉटल देखना रखी थी क्या इधर? खत्म हो गया क्या? हाँ, अभी देखो। तो अब आप क्या करिए? A2 माइनस A1 निकालो। A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा? A2 is 1210 and A1 is 1100। ये कितना आ गया? 0 minus 0 is 0, 1 minus 0 is 1 and 2 minus 1 is 1, 1 minus 1, तो rupees 110। फिर निकालिए A3 minus A2। A3 minus A2। A3 कितना? 1331 और A2 कितना? 1210। 1 minus 0 is 1, 3 minus 1 is 2 and 3 minus 2 is 121। तो सीधी सीधी बात है, A2 minus A1 A3 minus A2 के इक्वल नहीं है। तो लिखिएगा सिंस A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, that is we are not getting a common difference here। We are not getting a common difference here। So it is not an AP। ये एक AP नहीं है। एक मिनट वेट करिए, आ रहा हूँ।
मिटा रहा हूँ पूरा। अच्छा, एक ना सभी बच्चे नोट कर रहे हैं, 2-3 नाम मैं आपको बताता हूँ। एक तो लिख लीजिए आप अपनी नोटबुक में पीछे की तरफ देखो, एक तो बुक आती है ऑल इन वन। ऑल इन वन शायद नाम सुना होगा आपने। ये अरिहंत पब्लिशर्स की है। एक तो ऑल इन वन आती है, एक आती है एजुकार्ड। एजुकार्ड रिटेल स्टोर्स पर मुश्किल मिलती है, ऑनलाइन ही मिलती है। तो एजुकार्ड में क्या होते हैं कि इसमें ना 10 सैम्पल पेपर्स होते हैं। ऑल इन वन में क्या होता है वो भी बताता हूँ मैं। एक तीसरी बुक नोट करिएगा, ये आती है टुगेदर विद। टुगेदर विद आगे डैश लगा रहा हूँ, मतलब अगर मान लीजिए इंग्लिश है तो टुगेदर विद इंग्लिश, अगर मैथ्स है तो टुगेदर विद मैथ्स, टुगेदर विद हिंदी, लेकिन टुगेदर वाली आती है। तो ये 3 बुक्स हैं जो बड़ी फेमस हैं। ये 3 बुक्स जो हैं आप मतलब और हफ्ते भर 10 दिन बाद आप ले लेंगे, ठीक है। अब जितना जितना आपका सिलेबस होता जा रहा है ना, उनको साथ साथ आप नोट करते चलो। दूसरा मैं आपको ये बताता हूँ कि हर साल हम क्या करते हैं, ख़ास तौर पर 10th वाले और 12th वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए बिल्कुल ओपन रख रखा है कोचिंग में। कभी भी किसी को भी कोई भी डाउट आए ना, आप जिस टाइम पढ़ रहे हैं, जैसे कुछ बच्चों को आदत है कि वो सुबह उठकर पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों को आदत है कि वो थोड़ा लेट नाइट पढ़ रहे हैं, जब भी आपको डाउट आए आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। जब भी आपको डाउट आए मैं हर तरह से आपके साथ हूँ, उसमें बिल्कुल किसी तरीके की कोई हेजिटेशन कोई भी बच्चा ना माने। अच्छा, कई बार ऐसा भी हुआ है, कुछ बच्चे बहुत प्रोएक्टिवली अपनी पढ़ाई करके चल रहे हैं। हमारे बैच में भी कई बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जो अपना जो भी डाउट होता है मेरे को भेज देते हैं कि मेरा एग्ज़ाम में मेरे को ये चीज़ बता दो। तो कभी भी ऐसा होगा नहीं कि मतलब मैं आपको डाउट ना बताऊंगा आपका। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है ना, मान लो मैं ऑनलाइन नहीं भी अवेलेबल हूँ, मैं घर पर अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं ऑनलाइन ले लूँगा क्लास। अगर मैं ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं हूँ तो चाहे मैं सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप पर भेज दूँगा उस चीज़ में। तो कभी भी हेजिटेट ना करें इस चीज़ में। 10th और 12th वालों को खास तौर पर बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा तैयारी अपनी उस हिसाब से शुरू कर दें। हर एक चैप्टर में, जैसे मान लीजिए आपने ये बुक ले ली ऑल इन वन, तो ऑल इन वन से आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं वो बताता हूँ। इसमें क्या है कि जैसे एक चैप्टर मान लीजिए हम AP पढ़ रहे हैं, तो AP चाहे पढ़ते हुए चाहे AP चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप क्या करें, आप ऑल इन वन उठाओ। तो ऑल इन वन मतलब ऐसे ही है जैसे कि नॉर्मल बुक होती है। अब जैसे एजुकार्ड है, तो एजुकार्ड में थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें पूरा पूरा पेपर होता है। जैसे 10th क्लास का हुआ, एक पेपर उन्होंने बनाकर दे दिया, दूसरा पेपर बनाकर दे दिया, तो उसमें आपको क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा कि AP का क्वेश्चन कहाँ पर है। यहाँ क्या है, इसमें ऑल इन वन में भी और टुगेदर में भी, इन दोनों बुक्स में क्या है कि आप चैप्टर ढूंढेंगे उसमें कि हाँ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर है, उसमें लाइन से क्वेश्चन दे रखे हैं। ये 2 नंबर का आया था इस साल, ये 3 नंबर में आया था, ये 4 नंबर में आया था। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, समझ रहे हैं। जैसे हमने ट्राइंगल्स करा, तो ट्राइंगल्स वाला चैप्टर मैंने NCERT में से करा। वो क्यों करा, कुछ सोच कर करा है कि आप पिछले सैम्पल पेपर भी उठाकर देखो, आप ऑल इन वन उठाकर देखो, टुगेदर विद उठाकर देखो, तो इससे पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स का आइडिया लग जाएगा। तो ये समझ में आ जाएगा कि ट्राइंगल्स में हमारे लिए NCERT सफिशिएंट है, जितने क्वेश्चन हैं उसमें सफिशिएंट है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको शायद 50-55 क्वेश्चन भेजे थे, वो ज़रूर कर लेना, उनको मत छोड़ना। किसी को भी, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी टाइम अगर मान लीजिए ये वाला चैप्टर चल रहा है, नहीं जी मैं तो दूसरा रिवाइज कर रहा हूँ, भाई भेज दो मेरे को। जैसे तुमने आज अपना सिलेबस भेजा, ठीक है, मैं अपना सेव करके रखूँगा, और जो भी डेट आएगी उससे 2-4 दिन पहले मेरे को बता देना कि सर ये मेरे डाउट्स हैं। तो अब आप ना इन चीज़ों को थोड़ा सा प्रोएक्टिवली लेकर चलिए, क्योंकि अब नहीं तो 2 महीने बाद आपको सीरियस होना ही पड़ेगा। तो अभी से अगर हो जाएंगे तो परसेंटेज जो है वो 90 से ऊपर की तरफ, मतलब जो बच्चा आज जाग गया ना, तो वो 90% से ऊपर ले आएगा अपने नंबर।
सोचिए कि अगर आप अक्टूबर में जाते हैं तो अक्टूबर में जाकर क्या होगा कि कुछ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो काफ़ी आगे पहुंच चुके होंगे आपके कंपैरिजन में। और इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना कि यार मेरे 8th तक तो कुछ नंबर आए नहीं, 9th में तो कुछ नंबर आए नहीं, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। याद रखना 10th में भी और 12th में भी जो टॉपर बनता है ना वो एक नया ही बच्चा निकल कर आता है। तो ऐसा नहीं है कि जो शुरुआत से टॉप करता आ रहा है या शुरुआत से इंटेलिजेंट है तो वो 10th में भी बहुत अच्छा स्कोर कर जाएगा, समझ रहे हैं। तो मैं कुछ बच्चों में ये चीज़ देख रहा हूँ, जैसे मैंने आज देखा कि इसने भेजा, मैंने नहीं बोला था इसको, मैंने नहीं बोला था, लेकिन इसने खुद अपना सिलेबस मेरे को भेजा, अच्छा लगा। टिया क्वेश्चंस भेजती रहती है, निर्भय क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेकर आता है, ठीक है। तुमने उस दिन क्वेश्चन पूछा था बहुत बढ़िया, तो उससे देखकर ये लगता है कि हाँ अब कुछ बच्चे जग रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो आप भी अब जो टेक्स्ट बुक वाली स्टडीज़ है वो मैं करवा रहा हूँ, उसके अलावा जो भी बच्चा अपने आप से पढ़ाई करना शुरू करेगा, क्योंकि 2 महीने बाद आप ये देखिएगा कि 2 महीने बाद हम लगभग अपने कोर्स के कंप्लीशन की तरफ जा चुके होंगे। पहले मैं नवंबर के एंड तक कोर्स कंप्लीट कराता था, इस बार मुझे अक्टूबर एंड तक खींचना है इसको, ठीक है। क्योंकि भाई जनवरी में आपके प्री बोर्ड हैं, और प्री बोर्ड में तो आप पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर जाएंगे। तो हम अक्टूबर एंड तक इसको फिनिश करेंगे तो हमारे पास नवंबर दिसंबर होगा ना सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने का टाइम। उसमें फिर हम ग्रुप्स भी बना देते हैं कि चार बच्चे इधर बैठ गए, 4 बच्चे इधर बैठ गए, तो एक सैम्पल पेपर कुछ बच्चे कर रहे हैं, एक सैम्पल पेपर बच्चे कुछ कर रहे हैं। तो उस चीज़ में मज़ा तब आएगा जब आपकी प्रिपरेशन टाइम पर मेरे साथ साथ आप करते चलेंगे, और तभी फ्रेंडशिप का, तभी ग्रुपिज़म का, तभी इस चीज़ का फ़ायदा भी होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ग्रुप में 4 बच्चे हैं, एक तो मजाक ही कर रहा है और बाकी के 3 पढ़ कर आगे निकल गए। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रहे कि आपस में हंसी मजाक कर रहे हो, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ाई का भी डिस्कशन कर लिया करो। मुझे मालूम है स्कूल से फ्रस्ट्रेट होकर आते हो, उसके बाद लगता है कि चलो कोचिंग में दोस्त मिल गए, थोड़ा बहुत बातचीत कर लें, हंसी मजाक कर लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई को भी प्रायोरिटी देनी शुरू करो। और जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए हैं इनको भी बता रहा हूँ, भाई आप ज़रा दर्शन दें, बहुत दिन हो गए। रिदम, सोमेन, आकाश, ठीक है, थोड़ा आप आना शुरू करो। मतलब जब बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चों को भी मज़ा आता है और टीचर को भी मज़ा आता है कि हाँ भाई कुछ रिजल्ट निकल रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि 2-4 बार हमने ऐसा भी करा है, और ख़ास तौर पर 10th के और 12th के साथ ही होता है ये काम कि 4-5 बच्चे आ गए, 9 से 12 भी पढ़ रहे हैं, मतलब 9 से 12 3 घंटे हो गए ना, तो 3 घंटे वो भी कब, दिसंबर में, जनवरी में, ये सब पेपर सॉल्व करना है। शांति चाहिए, शांति चाहिए, आ जाओगी। तो यहाँ इसमें बाजू वाले रूम में बच्चे भी बैठ जाते हैं, मैं भी बैठ जाता हूँ, और वो पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो सेक्शन ए मैं करूँगा, देखते हैं कितनी देर में करूँगा, सेक्शन बी मैं करूँगा, सेक्शन सी मैं करूँगा। तो एक तरीके से जैसे आप लोग ग्रुप बनाकर पबजी खेलते हो ना, तो ग्रुप बनाकर थोड़ा सा पबजी कौन सा चलता है, BGMI नया चल रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा ग्रुप में अगर पढ़ाई भी करेंगे तो अभी सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, जब करोगे तो वाकई में और अच्छा लगेगा। और फिर दिखाई देता है, हम आपस में ही अपनी कॉपी भी चेक करें कि अच्छा मैंने ये गलती करी है। फिर एक दूसरा बच्चा जब एक दूसरे की शीट देखता है, ये ग्रुप स्टडी का यही फ़ायदा है, फिर हमें ये पता चल जाता है कि अच्छा ये बच्चा इस चीज़ को इस तरीके से लिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं पढ़ता था तो मैं भी 4-5 दोस्तों का हमारा ग्रुप था, हम पढ़ते थे, तो उसमें हमें ये पता चला, एक लड़का क्या करता था, हम सब साथ साथ पढ़ते थे, सबकी तैयारी ठीक है, किसी को एक टॉपिक अच्छे से आता है, किसी की बायो अच्छी है उसने बायो पढ़ा दी, किसी की केमिस्ट्री अच्छी है उसने केमिस्ट्री पढ़ा दी। कई चीज़ ऐसी है कि मैं तुम्हें बताऊंगा शायद तुम्हें समझ में ना आए, तुम्हारा दोस्त तुम्हें बता देगा हाँ ये सही बताया इसमें, तो दोस्त की बातें कुछ ज़्यादा समझ में आती हैं। तो एक लड़का था, वो क्या करता था कि जैसे साइंस का कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो लॉन्ग आंसर टाइप या चलो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो टीचर के पास उतना टाइम नहीं होता कि वो आपने 5, 6 या 7 लाइन लिखी है तो 5-6 लाइन को पढ़े। तो वो बच्चा क्या करता था कि इंपॉर्टेंट लाइन्स जो होती थी उनको अंडरलाइन कर देता था, हाईलाइट कर देता था। अब मैं एकदम ना समझता, मुझे ये चीज़ पता नहीं थी कि पेपर के लिए तैयारी करना अलग है और पेपर को रिप्रेजेंटेबल बनाना वो अलग चीज़ है। तो उसका पेपर दिखता था कि यार कुछ कर रखा है इसने बढ़िया, तो टीचर का मन करता था पढ़ने का। अब मैंने वो चीज़ फिर स्कूल में जो एग्ज़ाम हुआ मैंने उसमें वो चीज़ प्रैक्टिस करके देखी, और प्रैक्टिस करके देखी तो टीचर ने अलग से खड़े करके तारीफ़ कर दी। मैंने कहा मैं तो नालायक नहीं, मेरी तारीफ़ क्यों करती है ना, ये इन्हें कुछ गलत फहमी हो गई है। तो मैं आगे पीछे भी देखने लगा, मैंने कहा तुम यार कह तो मेरे से ही है, ठीक है क्या बात है। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा मैंने ये चीज़ करी थी तो मुझे उसका फ़ायदा मिला। तो धीरे धीरे 2, 3, 4 पेपर जब हमने उस तरीके से दिए तो लगने लगा कि भाई नंबर लूटना तो एक अलग ही कला है, ठीक है ना, नंबर लूटे जाते हैं भाई, पढ़कर हर बच्चा जाता है। अब पढ़कर सारा तो लिख कर आया था मैं, नंबर तो आया ही नहीं। एक बच्चे ने ये सिखा दिया कि भाई पॉइंट बनाकर लिखो, वो लंबी चौड़ी कहानी में इंटरेस्टेड नहीं रहते टीचर, पॉइंट बनाकर लिखो।
तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा आप करना शुरू करें, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप नोट कर लें, ऑल इन वन, एजुकार्ट, टुगेदर विद। ये तीनों ही बड़े रेप्यूटेड पब्लिशर्स हैं और तीनों ही बुक्स जो है मतलब रेपुटेशन इसमें इस चीज़ में है। ये क्वेश्चन तो आपको सब में सही मिल जाएंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपने देख लिया, आंसर ही गलत दे रखा है, लगे पड़े हुए माथा मार रहे हो उसमें कि यार मेरा तो हो ही नहीं रहा है ये, फिर टीचर को हाँ वो क्वेश्चन था तो सही। तो इस वजह से ये तीनों के तीनों काफ़ी रेप्यूटेड है। मैं तो मतलब ढूंढता था कि लखमीर सिंह का कुछ ऐसा आता हो, लेकिन वो नहीं निकालते ऐसे। खैर, तो ये तीनों आप नोट कर लीजिए। मैथ्स का भी, साइंस का भी, इंग्लिश, हिंदी, SST सबके आते हैं और मतलब इनका मार्केट में नाम है कि इसमें कोई मतलब जो है एरर नहीं होता, पूरी तरीके से करेक्ट रहते हैं इनके सॉल्यूशन भी और आंसर। चलिए जी, अब हमने जो लास्ट टाइम करा था जनरल टर्म ऑफ एन एपी, तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी, तो ये इस चीज़ को सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि जो भी बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है तो वो ये ना सोचे कि मैं तो आगे का चैप्टर कर रहा हूँ या मैं तो पीछे का चैप्टर कर रहा हूँ। भाई जो भी डाउट है आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, कराने की गारंटी मेरी है, करा मैं दूँगा। ठीक है, उसमें कोई वो नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि आपको किसी दिन रात में 1 बजे सॉल्यूशन मिल जाए, ऐसा हो सकता है। कई बार आई थिंक मैंने तुम्हारी 11 साढ़े 11 बजे भी क्लास ली है ना, तो ऑनलाइन अगर अवेलेबल हो तो क्लास लूँगा। ठीक है, अगर ऑफलाइन अवेलेबल हो तो बुला दूँगा, और अगर कहीं पर भी नहीं हो तो भाई सॉल्व तो करके भेज ही दूँगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो आप पढ़ने वाले बनो, पढ़ा उसकी चिंता मत करो। ठीक है, चलिए जी, तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी का हम एग्जाम्पल देखेंगे। फाइंड द 12th, 24th एंड nth टर्म। एग्जाम्पल नंबर 1। अब ये जनरल टर्म ऑफ एपी वाला हम करवा रहे हैं। फाइंड द 12th, 24th एंड nth टर्म। Well, 24th and nth term of the AP given by of the AP given by 9, 13, 17, 21, 25, 9, 13, 17, 21, 25, वो बोल रहे हैं इसकी 12th टर्म बताओ, 24th टर्म बताओ और nth टर्म बताओ। क्योंकि लास्ट में इन्होंने बोला है कि nth टर्म बताओ, तो मैं सबसे पहले उसकी nth टर्म ही बताऊंगा। तो nth टर्म कैसे निकाली जाती है? an इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, जो ये मेरे को सीक्वेंस दे रखा है इसमें मैं कहूँगा कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है a, वो क्या है 9। कॉमन डिफरेंस देखो, ऐसे ही देख लो, 13 माइनस 9 करा 4, 17 माइनस 13 करा 4। हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 13 माइनस 9, ऐसे ही लिख दो, ये आ गया हमारे पास 4। ठीक है, हम पूछ रहे हैं nth टर्म बताइए। तो nth टर्म मतलब an इज इक्वल टू 9 प्लस n-1 इंटू 4। तो 9 प्लस n इंटू 4 कितना हो गया? 4n, और -1 इंटू 4 कितना हो गया? -4। तो 9 माइनस 4 कितना हो गया? 5 प्लस 4n। ये an की वैल्यू आ गई ना, nth टर्म आ गया ना 5 प्लस 4n। इसके बाद वो पूछ रहे 12th टर्म बताओ, तो 12th टर्म कैसी होगी? 8 1 5 प्लस 4 इंटू n की जगह 12 डाल दो बस। 12 4 सा 48, 48 प्लस 5 53। फिर वो बोल रहे हैं 24th टर्म, तो 5 प्लस 4n है nth टर्म, तो आप n की जगह 24 डाल दो। 24 4 का 96, 96 और 5 कितना हो गया? मतलब ठीक है, दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हो सकता है आप अलग तरीके से करें, जैसे आप कहेंगे मैं तो पहले 12th टर्म ही निकालूंगा, तो आप 12th टर्म कैसे निकालोगे? आप ऐसे निकालोगे a12 इज इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस 11d। तो आप 12th टर्म ऐसे निकालोगे कि आपने a की जगह क्या डाल दिया, फिर वही 9 प्लस d की जगह 4 डाल दिया। तो 11 4 का 44, 44 प्लस 9 53। तो भाई ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। मुझे जो ज़्यादा बेस्ट तरीका लगता है ना,
वो ये है कि जब भी कभी हमसे अलग अलग टर्म्स पूछी जाती हैं तो पहले nth टर्म निकालना, nth टर्म निकाल कर मेरे पास एक फार्मूला आ गया, an का एक फार्मूला आ गया। हम 12th टर्म निकालनी है, n की जगह 12 डालो रिजल्ट, n की जगह 24 डालो रिजल्ट, सीधा सीधा हो जाएगा, समझ गए। और ऐसे करोगे तो आपको A12 भी ऐसे 2-3 स्टेप में दिखाना पड़ेगा, A24 भी 2-3 स्टेप में, और an के लिए तो फिर करके दिखाएंगे, तब भी आपको 5 + 4n निकालने हैं। तो इट विल बी बेटर कि आप पहले an निकाल लें, ठीक है, थोड़ा टाइम बचेगा। सर वहाँ पे आपने 812 के नीचे फिर 824 पे लिखा है। पूछा है ना, एक तो 12th टर्म बताओ और एक 24th टर्म बताओ, तो जो भी टर्म निकालनी होती है वो हम यहाँ पर n की जगह डाल देंगे, बस क्लियर है। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 है, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। शो दैट द सीक्वेंस दिस इज एन AP, मैं लिख रहा हूँ। Show that the sequence 9, 12, 15, 18, show that the sequence is an AP. Is an AP. Find its 16th term and the general term. जनरल टर्म मतलब ये nth टर्म, ठीक है, ये nth टर्म को हम जनरल टर्म भी बोल देते हैं, मतलब an निकालना है। शो दैट द सीक्वेंस दिस इज एन AP, तो इसका मतलब क्या है, गिवन सीक्वेंस आप ये लिखेंगे, गिवन सीक्वेंस लाइक दिस, तो आप ये शो करें 12 - 9, मतलब ऐसे लिखो पहले A2 - A1 इज इक्वल टू 12 - 9, ये कितना आ गया 3, फिर दिखाएंगे, दिखाई दे रहा है वैसे कि AP है, लेकिन जो भी करके दिखाना होगा, क्योंकि बोल रहे हैं ना शो दैट द सीक्वेंस इज एन AP, तो करके दिखाना होगा। ऐसे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो 15 - 12, ये भी 3 हो गया, तो आप ये लिखेंगे सिंस we are getting a common difference here, we are getting a common difference of 3 here, so it is an AP। एक तो ये चीज हो गई जो हमको प्रूव करना था कि ये एक AP है। फिर वो बोल रहे फाइंड इट 16th टर्म एंड द जनरल टर्म, जनरल टर्म का मतलब वही है nth टर्म, तो हम क्या करेंगे nth टर्म निकालेंगे, तो जनरल टर्म निकाल दो पहले, an is equal to a plus n minus 1 into d, तो an is equal to a क्या है, फर्स्ट टर्म जो है वो a है 9 plus n minus 1 into d कितना है 3, ठीक है, तो क्या हो गया ये an is equal to 9 plus n into 3 is 3n minus 1 into 3 is minus 3, तो an की वैल्यू कितनी आ गई 3n plus 6, प्लस 6, तो ये तो हमारी हो गई जनरल टर्म। उसके बाद वो पूछ रहे हैं 16th टर्म, तो 16th टर्म के लिए ठीक है फॉर्मूला आ गया मेरे पास, तो A16 इज इक्वल टू 3 into 16 plus 6, 16 3 are 48, 48 plus 6 54, 16th टर्म आ गई 54,
ठीक है। उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए बी इज -7. The first term of an AP is -7 and the common difference is 5, and the common difference is 5. Full stop. Find its 18th term and the general term. उन्होंने बोल दिया द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए बी इज -7, तो फर्स्ट टर्म कितनी है -7, तो ए कितना है -7 और कॉमन डिफरेंस कितना है 5, बी कितना हो गया 5. बोल रहे हैं फाइंड इट्स 18th टर्म एंड द जनरल टर्म. तो सबसे पहले जनरल टर्म निकालो इसकी. जनरल टर्म इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी. an is equal to a कितना हो गया -7 प्लस n-1 इंटू डी कितना हो गया 5. तो an is equal to -7 n इंटू 5 कितना हो गया 5n और -1 इंटू 5 कितना हो गया -5. तो an is equal to 5n -7 -5 is -12. ये तो हमारा आ गया अपना जनरल टर्म. जनरल टर्म के बाद में वो पूछ रहे हैं कि आपको क्या निकालना है इसकी 18th टर्म. तो 18th टर्म के लिए क्या करना है, बस इनकी जगह 18 डाल देना, 18th टर्म आ जाएगी. एटीनथ टर्म क्या होगी, ये 18, तो n की जगह 18 डाल दीजिए. 5 इंटू 18 -12, तो 18 5 का 90, 90 -12 कितना हो गया 78. ठीक है, तो ये हो गया. एग्जाम्पल नंबर 4. एग्जाम्पल नंबर 4 है डिटरमिन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP. फ्रॉम द एंड पूछ रहे हैं इस टाइम. तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमने बताया नहीं, अभी बताऊंगा. Determine the 10th term from the end of the AP. Determine the 10th term from the end of an AP. 4, 9, 14. 4, 9, 14 dot till 254. फ्रॉम द एंड पूछ रहे हैं. फ्रॉम द एंड का मतलब क्या है कि ये जो लास्ट वाली टर्म है इसको फर्स्ट टर्म मानना है. तो जब भी कभी हमसे nth टर्म फ्रॉम द एंड पूछा जाए तो उसका एक फॉर्मूला होता है, नोट कर लीजिए. प्रूफ भी करके दिखा सकते हैं पर ज़रूरत नहीं है उसकी, छोड़ो. आप ये लिखिएगा nth टर्म, स्टार मार्क कर लेना इसी में. nth टर्म फ्रॉम द एंड. अगर एंड से nth टर्म पूछी जाती है, एंड से 5वीं टर्म बताओ, एंड से 6ठी टर्म बताओ, तो क्या बताएंगे nth टर्म फ्रॉम द एंड. इसका फॉर्मूला होता है L -n-1 इंटू डी. समझ गए क्या अंतर होता है? अंतर ये होता है कि लास्ट टर्म जैसे शुरुआत में हम लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, तो आप क्या लिखेंगे L -n-1 इंटू डी. बस ये हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा.
n माइनस वन इंटू डी बिल्कुल सेम रहेगा और फर्स्ट टर्म की जगह लास्ट टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहे, डिटरमिन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड, तो 10th टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू लास्ट टर्म क्या है 254 माइनस कौन सी टर्म पूछ रहे हैं 10th टर्म, तो n की जगह डालो 10, डी कॉमन डिफरेंस कितना है 4 + 5 9, 9 + 5 14, तो कॉमन डिफरेंस 5, तो 254, 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, 9 5 = 45, तो 254 माइनस 45 कितना हो गया 209, 54 में से 45 सब्ट्रैक्ट करिए 9 आ गया और 200 तो है ही, तो 209 हो गया 10th टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कई बच्चे ये फॉर्मूला भूल जाते हैं कि अरे एंड वाला मेरे को याद नहीं आ रहा, भाई क्या था बता दें, ठीक है। तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग वाला फॉर्मूला तो पता है ना, मतलब जनरल टर्म a + n - 1 × d वो तो पता है ना, तो ठीक है अभी देखिएगा। ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान है। मैं इसी को दोबारा लिख रहा हूँ, क्या ये 4 9 14 ... टिल आखिरी टर्म क्या बोली इन्होंने 254। तो मैं जब शुरुआत से देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ हर एक में ना 5 5 5 5 नंबर बढ़ता जा रहा है, हर एक में 5 5 नंबर बढ़ता जा रहा है। तो भाई 251 से जस्ट पहले वाला नंबर क्या रहा होगा बताओ 249, बिल्कुल सही। तो इससे जस्ट पहले वाला नंबर रहा होगा 249, ठीक है। बात क्या करो, लास्ट से 10वां नंबर बताना है ना, तो ये लास्ट से पहला नंबर, ये लास्ट से दूसरा नंबर, ठीक। आप इसको पलट कर लिख दो, आप ऐसे लिखो 254 249 ... और 14 9 और 4, आपने ये लिख दिया। अब आपके लिए सीधा ए भी हो गया, ठीक। आपको ये काम कहाँ करना है, रफ में कर लेना है आपको, आप रफ में इसको पलट कर लिख दो, बस पलट कर लिख दिया। चलिए, तो मेरे लिए ये क्या हो गया, ए कॉमन डिफरेंस बताओ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, ए तो हो गया 254, कॉमन डिफरेंस क्या होगा बोलो 5 या कुछ और, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो 249 माइनस 254, तो ये हो गया -5। तो अब अगर आप 810 निकालोगे तो वो फ्रॉम द लास्ट निकलेगा, क्योंकि आपने सीरीज ही पलट दी, सीरीज पलट दी, तो आपका फॉर्मूला ही काम कर जाएगा यहाँ पर। ये तब है जब आप ये फॉर्मूला भूल जाएं। तो जरा लगा कर देखो, फॉर्मूला क्या होगा, a + n - 1 × d, यानी कि a + 10 - 1 × d = 90, a + 90 हो गया। तो भाई a कितना है 254 प्लस 9 और d कितना है -5, क्या आ गया, वही आ गया 254 - 45, तो रिजल्ट इज 209। जरा ऐसा कॉमन सेंस लगा लेना बस। वो पूछ रहे हैं ना कि 10th टर्म फ्रॉम द एंड बताना है आपको, अगर मान लो ये फॉर्मूला आप भूल जाएं तो आप क्या करें, आप तभी कह दो कोई बात नहीं, मैं सीरीज़ को पलट कर लिख दूँगा और फिर सीधा ही फॉर्मूला लगा दूँ, ठीक है। इसका भी नंबर बराबर मिलेंगे, ये चीज़ आप करके दिखा सकते हैं वहाँ पर कि लेट्स रिवर्स द सीरीज़, तो ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नोट कर लो, ये इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है। ये तब है क्योंकि 10 में से 8 बच्चे भूलते हैं ये वाला फॉर्मूला। क्यों भूलते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत कम है। भाई 1 या 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, 60-70 अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में नहीं रहेगा ना फॉर्मूला। तो उसके बाद क्या है कि पेपर में आ गया तो याद, मेन वाला फॉर्मूला रह गया तो पलट कर लिख देना, हो जाएगा, ठीक है। चले भाई आगे, चलिए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है? यस सर। ठीक है, टाइम में टाइम ही नहीं पता चला। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 5। अच्छा, आज इसका होमवर्क भेजूंगा, करिएगा आप लोग ट्राई। Which term of the sequence
which term of the sequence -1 3 7 11 -1 3 7 11 dot 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 is 95। इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 95 होगी? फॉर एग्जांपल क्या पूछना चाह रहे हैं ये, यहाँ देखिए 1 3 7 11, तो 11 इसकी कौन सी टर्म है? फोर्थ टर्म, चौथी टर्म है, क्योंकि चौथे पोजीशन पर है। तो वो पूछ रहे 95 कौन सी पोजीशन पर लाई करेगी? तो इसकी फोर्थ टर्म 11 है, इसका मतलब n इज इक्वल टू 4 है। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो n इज इक्वल टू 4 है। यहाँ पर वो पूछ रहे हैं विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो वो n की वैल्यू पूछना चाह रहे हैं हमसे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लेट an इज इक्वल टू 95। हमने an को 95 मान लिया। अब मान लो n की वैल्यू 11 है, तो a11 इज इक्वल टू मान लो 95 है, तो 95 उसकी कौन सी टर्म हो गई? 11वीं टर्म हो गई, 11th टर्म हो गई। तो इसलिए मैं n निकालना चाहता हूँ, मुझे n नहीं पता, तो मैंने an इज इक्वल टू 95 मान लिया। और an का फॉर्मूला डालो यहाँ पर। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 95। तो भैया a कितना है? -1 -1 प्लस n, मुझे नहीं पता कितना है, n माइनस 1। डी कितना है बताना जरा? 4। ठीक है, कैसे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो भाई 3 माइनस -1 मतलब 3 प्लस 1 4, 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 7 4, तो कॉमन डिफरेंस इज 4 इज इक्वल टू 95। ये -1 उधर चला जाएगा, n माइनस 1 इंटू 4 95 प्लस 1, n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 96। 24 4 था 96, तो 24 आ गया। -1 को उधर ले जाओ, 24 प्लस 1 n इज इक्वल टू 25। देयरफॉर 25th टर्म इज 95। बस ये है। ठीक है, अब इस पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, ट्राई करना। दूसरा ये बताओ भाई, निर्भय एग्ज़ाम खत्म हो गए तो टेस्ट परसों ले लूँ? सुनिए, आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो ट्रायंगल्स का मैंने टेस्ट लिया था, आप लोग टेस्ट नहीं दे पाए थे। तो अगर टेस्ट देना चाह रहे हो, वो टेस्ट उसने नहीं दिया था, तो वो टेस्ट के लिए बोल रहा है कि मेरे को देना है, दोबारा देना है। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी टेस्ट देना चाहे तो मंडे को जो आपका टाइम है 8 से 9 का, उससे 1 घंटे पहले आ जाए। 7 से 8 टेस्ट दे देना और 8 से 9 फिर आपकी क्लास में। ठीक है, ये सबका आना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई बच्चा दे चुका है टेस्ट, वो दोबारा देना चाहे वो भी दे सकता है। अगर किसी बच्चे का टेस्ट छूट गया था, मैंने भी लिया था ना 4-5 दिन पहले टेस्ट लिया था, तो अगर किसी का छूट गया है वो मंडे को दे सकता है 7 से 8। मैं ये इन्फॉर्मेशन ग्रुप पर डाल दूँगा, अगर कोई देना चाहता है तो दे दो। ठीक है, हाँ, जिनका छूट नहीं, कुछ के हो सकते हैं, जिन्होंने नहीं दिया था उनको तो मैं मतलब बोलूँगा कि भाई आप लोग जरूर दें टेस्ट के बहाने एक बार चैप्टर पूरा प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, चलिए जी, कोई बात नहीं, मजबूरी है तो कोई बात नहीं। हाँ जी बताइए। सर मैं वेडनेसडे को टेस्ट दे। हाँ दे देना, कोई बात नहीं। ओके।